नमस्कार। कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस विशेष वीडियो में या इस विशेष सीरीज में हम बात करेंगे रीट 2022 के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें से एक अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अभिप्रेरणा को डिस्कस करते हुए बात करते हैं। अभिप्रेरणा जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मोटिवेशन, और जो शब्द जो तथ्य हमें जानना है उसे जानने के लिए जो पहली सूचना हमें जाननी है वो यही है कि इस मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा जिस शब्द से बना है यह है मोटिवेशन, और इस मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मूवर से हुई है, MOVERE। आपने इसके लिए कोई और नाम भी पढ़ रखा होगा, अच्छी बात है, लेकिन NCERT के अंदर और राजस्थान बोर्ड की जो हमारी पुस्तक है मनोविज्ञान की, उसमें यही शब्द दिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द मूवर, जिस शब्द से उत्पत्ति होती है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की, और वही मोटिवेशन बाद में हिंदी में ट्रांसलेट होकर बनता है अभिप्रेरणा। इस मूवर का अर्थ होता है क्रियाकलाप में गति। यानी कि अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा बल है जिसके चलते व्यक्ति के क्रियाकलाप को गति मिलती है, व्यक्ति के क्रियाकलाप को शक्ति मिलती है। तो यहां पर आपको तीन चीजें पता चली। अभिप्रेरणा मोटिवेशन से आया है, मोटिवेशन लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है, शब्द ओरिजिनल क्या है जिससे उत्पत्ति हुई है वो है मूवर, और इसका अर्थ होता है क्रियाकलाप में गति। अब आइए अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मॉर्गन, किंगविज़ और स्कॉपलर की एक परिभाषा को समझते हैं। मॉर्गन, किंगविज़ और स्कॉपलर की परिभाषा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जितनी भी परिभाषाएं हम यहां पर डिस्कस करेंगे, इन परिभाषाओं से कभी सीधे सीधे प्रश्न नहीं आया, लेकिन कई बार परिभाषाओं में जो कंटेंट दिया हुआ है उससे प्रश्न आया है। मैं बताता हुआ चलूंगा आपको कैसे प्रश्न आए हैं। आइए, मॉर्गन, किंगविज़, स्कॉपलर कहते हैं कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक व कर्षण बल से है। कर्षण बल मतलब ऐसा बल जो खींचता हो, ठीक है, जो कि एक खास लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार को निरंतर ले जाता है। निरंतर ले जाता है, एक खास लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार को निरंतर ले जाता है, ठीक है। बैरोन, रॉबर्ट बैरोन, बर्न और कैंटोविज का कथन है कि अभिप्रेरणा एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। कैसी प्रक्रिया है? काल्पनिक है और आंतरिक प्रक्रिया है, जो कि व्यवहार के लिए शक्ति प्रदान करती है और एक खास उद्देश्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार को ले जाती है। काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यवहार के लिए शक्ति प्रदान करती है और एक खास उद्देश्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार को ले जाती है। गुड का क्या कथन है? गुड कहते हैं कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। मैं फिर दोहरा देता हूं, कार्य को आरंभ करने, उसको जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है। उसके बाद स्किनर साहब का कथन है। स्किनर साहब कहते हैं अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। राजमार्ग मतलब हाईवे एक तरह का। अब हाईवे पर गाड़ियां चलती है और एक मोहल्ले की रोडों पर गाड़ियां चलती है, ज्यादा तेज कहां चलती है बताइए? ज्यादा तेज हाईवे पर चलती है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है तो वो शीघ्रता से अधिगम करता है, शीघ्रता से सीखता है। उसको आप मोटिवेटेड रखते हो तो और मेहनत करता है, जल्दी चीजों को सीखता है। यह स्टेटमेंट एज इट इज एक बार पूछा गया है रीट की एग्जाम में। उन्होंने पूछ लिया था कि अभिप्रेरणा सीखने का एक प्रभावशाली घटक है। क्या प्रश्न था? प्रश्न था अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, क्यों?
प्रभावशाली घटक है। अब आंसर था इससे व्यक्ति धीरे सीखता है, शीघ्र सीखता है, तो क्या आंसर होगा? क्योंकि इससे व्यक्ति शीघ्र सीखता है। बस इतनी सी बात है जो हमें याद रखनी है, क्या कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं। यहां पर है वुडवर्थ का कथन। वुडवर्थ कहते हैं कि निष्पत्ति यानी व्यक्ति का अचीवमेंट, व्यक्ति की परफॉर्मेंस, जो व्यक्ति की निष्पत्ति है, जो व्यक्ति की अचीवमेंट है, इसमें दो चीजें काम में आती हैं। एक तो उस व्यक्ति की योग्यता, और योग्यता के साथ उस व्यक्ति की अभिप्रेरणा। योग्य व्यक्ति अगर अभिप्रेरित नहीं होगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, और अभिप्रेरित है लेकिन योग्य ही नहीं है तो उसकी अभिप्रेरणा किसी काम की नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का भी एक कथन है। यह कहते हैं कि प्रेरणा एक प्रक्रिया है। क्या कहते हैं? कि प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां और आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। ठीक है, एक प्रक्रिया जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां और आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। जो भी शक्ति उसके अंदर है, जो उसका लक्ष्य है, उसकी ओर उसकी शक्तियां काम करेंगी। आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर पढ़ने की जो शक्ति है, सीखने की जो शक्ति है, आगे बढ़ने की जो ललक है, उस ललक को आपने कौन से लक्ष्य की ओर लगा रखा है? रीट की एग्जाम की ओर। आप किसी और परीक्षा की तैयारी करते तो उसे वहां लगाते, किसी और परीक्षा की तैयारी करते तो उसे वहां पर लगाते। ठीक इसी प्रकार से मैकडोनाल्ड का कथन है। मैकडोनाल्ड का कथन कहता है व्यक्ति में होने वाला शक्ति परिवर्तन अभिप्रेरणा है। कौन सा परिवर्तन? शक्ति परिवर्तन। तो व्यक्ति में होने वाला शक्ति परिवर्तन क्या है? प्रेरणा है। भावनात्मक जागृति व पूर्वानुमान उद्देश्य प्रतिक्रियाएं इसके विशेष गुण है। भावनात्मक जागृति और पूर्वानुमान प्रतिक्रियाएं इसके विशेष गुण है। मैकडोनाल्ड के इस कथन की ओर मैं आपका इसलिए ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि 2015 में एक क्वेश्चन आया था रीट के अंदर, और वो क्वेश्चन था कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। ऑप्शन ए था भावात्मक जागृति द्वारा, और ऑप्शन बी था कार्यात्मक जागृति वाला, माफ कीजिएगा, ज्ञानात्मक जागृति द्वारा। सी था ऑप्शन ए व बी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर था भावात्मक जागृति द्वारा, क्योंकि मैकडोनाल्ड का कथन है कि अभिप्रेरणा भावात्मक जागृति के द्वारा नजर आती है, प्रतिक्रियाएं इसका एक विशेष गुण है, न कि ज्ञानात्मक जागृति द्वारा। अब इसको आप ऐसे समझो कि अभिप्रेरणा क्या व्यक्ति के पास तभी होगी जब उसके पास पूरा ज्ञान हो, या तब भी हो सकती है जब ज्ञान ना हो लेकिन भावनाएं हो। एक छोटा बच्चा, 7वीं 8वीं कक्षा का बच्चा, उससे आप पूछते हो बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो ऐसे शान से कहता है कि मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं। जब वो ऐसी बात कह रहे हैं, इसका मतलब अभी उसके पास ज्ञान नहीं है लेकिन भावनाएं हैं, और उन्हीं भावनाओं की बदौलत अभिप्रेरणा जो है पोषित होती है। यही बात मैकडोनाल्ड ने कही, और यही बात 2015 में रीट ने पूछ भी ली कि अभिप्रेरणा किसके द्वारा वर्णित होती है। इसलिए आपको पता चला, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि यहां पर जो मैं परिभाषाएं आपको लिखवा रहा हूं, ये एज इट इज कभी नहीं आएंगी कि बताओ निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, ये किसका कथन है, लेकिन इनको उस प्रकार से जरूर पूछा जा सकता है कि इनके अंदर जो कोई कंटेंट है उससे कोई प्रश्न निकल कर आ जाए। फिर आते हैं वुडवर्थ की एक परिभाषा पर। वुडवर्थ का कहना है कि प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है, प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो उसे एक निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करती है।
व्यक्ति की वह दशा है जो एक निश्चित व्यवहार करने के लिए और एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उस व्यक्ति को उत्तेजित करती है कि नहीं, मुझे ये काम करना है। आपको मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर ली, अब आपके अंदर फील आ गई कि नहीं, मुझे अब की बार टीचिंग एग्जाम के अंदर टॉप करना है। और ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग से आप कोई कार्य करते हो। भारत की कोई टीम है, एक मैच हार जाती है, फिर उसे लगता है कि नहीं, अगला मैच तो किसी भी हालत में जीतना ही है, और वो फिर उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित व्यवहार करती है। तो जो अंतर्मन में दशा चल रही है, उसकी कंडीशन जो है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम अभिप्रेरणा कहते हैं। इसके बाद लावेल और अवेरिल की परिभाषाएं हैं। ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली, जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। यह इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभिप्रेरणा चक्र में भी हम ये पढ़ेंगे। आवश्यकता की परिस्थिति में उत्पन्न होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली होगी। ठीक है। ठीक इसी हिसाब से अवेरिल का कथन है कि अभिप्रेरणा का अर्थ है सजीव प्रयास। कैसा प्रयास? सजीव प्रयास। यह कल्पना को क्रियाशील बनाती है, मानसिक शक्ति के गुप्त और अज्ञात स्रोत को जागृत और प्रयुक्त करती है, हृदय को स्पंदित करती है, निश्चित अभिलाषा और अभिप्राय को पूर्णतया मुक्त करती है, बालक को कार्य करने, सफल होने और विजय पाने की इच्छा को प्रोत्साहित करती है कि हां, मुझे सफल होना है, मुझे विजय प्राप्त करनी है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है, मुझे जीतना है, मुझे सेलेक्ट होना है, मुझे साइकोलॉजी में 30 में से 30 नंबर लेकर आने हैं। ये जो फीलिंग व्यक्ति के अंदर आती है, जो फीलिंग जो है, ये अभिप्रेरणा है। अब आइए, इन परिभाषाओं को आप एक बार 2-3 बार रिपीट मोड पर देखिएगा तो आपको याद हो जाएंगी। ना भी हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सबको याद हो जाती हैं, अंत समय तक आपको भी याद हो जाएंगी। एक दिन के अंदर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती। कोशिश करेंगे तो अवश्य आपको ये परिभाषाएं समझ में आ जाएंगी। अब आइए, अभिप्रेरणा की इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देखने की कोशिश करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को, अभिप्रेरणा की विशेषताओं को समझने की चेष्टा करते हैं। आइए, अभिप्रेरणा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण ये विशेषताएं जो मैं लिखवा रहा हूं, ये विशेषताएं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रीट 2021 में भले ही प्रश्न नहीं आया हो, लेकिन उससे पहले कई बार प्रश्न आए हुए हैं। आइए, सबसे पहली बात जो हमें पता चली वो ये कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक व्यवहार है। आंतरिक व्यवहार है, एक काल्पनिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक आंतरिक अवस्था है जो काल्पनिक होती है। एक इंटरनल स्टेट है, और कैसी होगी? ये काल्पनिक होगी। काल्पनिक का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होता है लेकिन लगता है अभिप्रेरित होना। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आंतरिक है और आपको लगता है कि आप अभिप्रेरित हो। आप कुछ कह नहीं सकते कि यार मैं अभिप्रेरित हूं तो मैं कोई 2 किलो अभिप्रेरित हूं या 4 लीटर अभिप्रेरित हूं, ऐसे नहीं कहा जा सकता। ये एक सिर्फ महसूस करने वाली स्थिति है और इसीलिए ये एक आंतरिक स्थिति है, काल्पनिक है। नंबर 1, अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
दिशा निर्देशित करती है। एक खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का व्यवहार दिशा निर्देशित होता है जब एक व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। तीसरा पॉइंट यहां पर जो आता है वो ये, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता अथवा अभाव के फलस्वरूप होती है। कोई आवश्यकता, कोई अभाव ऐसा होगा जिसके कारण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। आप अभिप्रेरित हैं क्योंकि आपके जीवन में अभी जॉब का अभाव है, आपको अभी जॉब की आवश्यकता है, इसीलिए आप टीचर बनना चाहते हैं, इसीलिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आप अगर सेलेक्ट हो चुके होते, आप रीट को तैयारी कर चुके होते, आप अगर टीचर भी बन चुके होते, तो क्या आप वापस थोड़ी तैयारी करते? यही तो चीज है। तो एक आवश्यकता या अभाव की बदौलत जो है अभिप्रेरणा हमें देखने को मिलती है। जब अभिप्रेरित होगा व्यक्ति तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ क्रियाएं करेगा। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप व्यक्ति क्रियाएं करता है, कोई ना कोई क्रिया करता है, कोई ना कोई गतिविधि करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करता है जब भी व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। तो अगला पॉइंट है इसके अंतर्गत, अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है और उसके बाद समाप्त हो जाती है। उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है और उसके बाद अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है। व्यक्ति जब भी अभिप्रेरित होता है तो उसके सामने कोई निश्चित लक्ष्य होगा कि मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना है। वो लक्ष्य जब प्राप्त होता है तो उसके साथ जुड़ी हुई अभिप्रेरणा भी समाप्त हो जाती है। और जब कोई नया लक्ष्य अगर उसने बनाया तो फिर उस नए लक्ष्य के लिए एक नई किस्म की अभिप्रेरणा उसके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है और उसके बाद समाप्त हो जाती है। अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है, अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। कि आप जैसे अभिप्रेरित हैं तो इस वक्त जो अभिप्रेरणा है आप में वो रीट एग्जाम के लिए है। ये अभिप्रेरणा आप अगर पटवारी की या वीडियो की तैयारी करेंगे तो काम नहीं आएगी, वहां एक अलग किस्म की अभिप्रेरणा चाहिए। आरएएस की तैयारी करेंगे तो अलग अभिप्रेरणा। तो इसीलिए व्यक्ति अपनी अभिप्रेरित व्यवहार को चयनात्मक रखता है, स्पेसिफिक रखता है कि मुझे किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरणा चाहिए, अभिप्रेरित रहना है, और उसी की तरफ वो दिशा निर्देशित होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है, 7वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट से एक बार रीट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को अप्रिय स्थिति की ओर
स्थिति की ओर ले जा सकती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को अप्रिय स्थिति की ओर ले जा सकती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है तो जरूर अच्छी ही चीजें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वाक्य को समझने की कोशिश करो। ये रीट में एज इट इज आया हुआ है। रीट में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की विशेषता है या नहीं है। इस लेक्चर के एंड में अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो प्रश्न में जो वाक्य था वो यही था कि अभिप्रेरित व्यवहार व्यक्ति को अप्रिय स्थिति की ओर ले जा सकता है क्या। लोगों को लगा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि आप अगर अभिप्रेरित हैं, आप अभिप्रेरित हैं कि मुझे एग्जाम क्लियर करनी है, मुझे रीट क्लियर करनी है, मुझे सेकंड ग्रेड क्लियर करनी है, मुझे फर्स्ट ग्रेड क्लियर करनी है, और उसके लिए आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। कोचिंग की कक्षा जो है वो लगती है सुबह 7 बजे। आप सुबह 4:30 बजे उठ के, 5 बजे उठ के, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, आपका रूटीन एक बनाते हैं। बहुत कम आप सो पा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। तो क्या यह अप्रिय स्थिति नहीं है? लेकिन यह अप्रिय स्थिति क्यों है? क्योंकि आप एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो। तो बस यही चीज है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को कहां ले जाती है? अप्रिय स्थिति की ओर ले जा सकती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आइए। कुछ और विशेषताएं भी देख लेते हैं अभिप्रेरणा की। आइए, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति और मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं की संतुष्टि करता है। जब हम अभिप्रेरणा के अभिप्रेरकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे जैविक अभिप्रेरक, मनोसामाजिक अभिप्रेरक, तब उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आप यहां पर एक बात मान के चलिए कि व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप, और मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं की संतुष्टि भी करता है। किसके फलस्वरूप? अभिप्रेरणा के फलस्वरूप। आइए, इसके बाद एक और पॉइंट बनता है, अभिप्रेरणा द्वारा शीघ्र अधिगम होता है। व्यक्ति शीघ्रता से सीखता है, चीजों को जल्दी सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि वो अभिप्रेरित है। और मैंने बताया भी है कि रीट में एक बार प्रश्न भी आ चुका है, क्या कि अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए व्यक्ति जल्दी सीखता है। एज इट इज ये क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है। ये 10 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, याद रखने हैं। और अगला पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, और वो ये है कि अभिप्रेरणा एक अनुमानित प्रक्रिया है। एक अनुमानित प्रक्रिया है। आप नाप तो सकते नहीं हो, आप गिन तो सकते नहीं हो कि व्यक्ति कितना अभिप्रेरित है। मान लो कोई बच्चा है, क्लास में 100 में से उसके 20 नंबर आए। एक दिन आपने उसको डांटा, उसको समझाया कि तेरी ऊपर जिम्मेदारी क्या है, तुझे क्या करना है, ये वो 50 तरह की बात उसको बताई। और अब जब आपने उसको इतनी बात बताई तो अगली बार आप देखते हो कि यार वो बहुत मेहनत कर रहा है,
एक बार 50 नंबर ला रहा है, एक बार 60 नंबर ला रहा है, 70 ला रहा है, 80 ला रहा है, और ऐसे उसे उसका ग्राफ बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि ये बच्चा अब अभिप्रेरित हो चुका है और ये पूर्ण अभिप्रेरणा के साथ अब मेहनत कर रहा है। तो वही चीज है कि आपने उसके निष्पादन को देखकर यह अनुमान लगाया कि वो अभिप्रेरित है, और इसीलिए अभिप्रेरणा को कैसी प्रक्रिया कहा जाता है? एक अनुमानित प्रक्रिया कहा जाता है। अभिप्रेरणा कैसी प्रक्रिया है? एक अनुमानित प्रक्रिया है। तो यहां पर अभिप्रेरणा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हमने समझा। अब आइए अभिप्रेरणा के चक्र को समझने की कोशिश करते हैं, जो एक बेहद महत्वपूर्ण खंड है जिससे प्रश्न भी आते हैं। अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा के अंतर्गत अभिप्रेरणा का सामान्य परिचय, उसकी विशेषताएं, उसकी परिभाषाएं, परिभाषाएं के बाद चक्र, चक्र के बाद अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, और उसके बाद अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, माफ कीजिएगा, और उसके बाद सिद्धांत। यही चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। हम 3 चीजों पर बात कर चुके हैं। हमने परिचय समझा था, लैटिन भाषा वाली बात, हमने परिभाषाएं देखी थी, हमने विशेषताएं भी देखी थी। अब हम समझ रहे हैं अभिप्रेरणा चक्र को। अभिप्रेरणा चक्र को मैं समझाऊं उससे पहले मैं आपको हिलगार्ड का एक कथन बता रहा हूं। हिलगार्ड साहब एक बात कहते हैं, हिलगार्ड का कथन क्या है? आवश्यकता प्लस अंतर्नोद प्लस उद्दीपक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोटिवेशन बराबर नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव। उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा के अंदर ये 3 घटक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और यही 3 अभिप्रेरणा के चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटकों या अंशों या पक्षों के रूप में हमें याद रखने हैं। क्या? आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपक। आवश्यकता एक ऐसी कमी, एक ऐसी वंचना, एक ऐसा अभाव होता है जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में असंतुलन क्रिएट होता है। पहला पॉइंट, जब यह असंतुलन क्रिएट होगा, जब यह असंतुलन जीवन में आएगा, जब व्यक्ति को यह अभाव महसूस होगा, तो उसका शरीर एक किस्म का तनाव महसूस करता है, एक तरह की परेशानी महसूस करता है, और वो जो तनाव महसूस करता है शरीर, वो तनाव क्या कहलाता है? अंतर्नोद। इस तनाव के कारण व्यक्ति लक्ष्य निर्देशित क्रियाएं करता है, कुछ ना कुछ गतिविधि करता है, और उन गतिविधियों को करने के बाद वो जिस चीज को प्राप्त करता है ताकि ये तनाव दूर हो, ताकि आवश्यकता पूरी हो, वो क्या कहलाता है? उद्दीपक। और इस तरह से आवश्यकता पूरी होती है। मैंने पढ़ाया भी था कि अभिप्रेरणा आवश्यकता पूरी होने के बाद खत्म हो जाएगी, अभिप्रेरणा चली जाती है, और फिर चक्र घूमता है, नई अभिप्रेरणा, नई आवश्यकता, नया अंतर्नोद, नया उद्दीपक। सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। शरीर को भोजन की आवश्यकता हुई, भोजन की नीड, तो शरीर ने क्या महसूस करी? शरीर ने एक तनाव महसूस किया, शरीर ने एक परेशानी महसूस की, शरीर ने एक तरह का असंतुलन होने के बाद जो दिक्कत महसूस की, उसको हम कहते हैं भूख। तो भूख क्या हुआ? एक तरह का अंतर्नोद यानी ड्राइव। अब ये भूख ही तो है जो बढ़ने के बाद हम कहते हैं कि भाई पेट में चूहे कूदने लग गए हैं, अब बर्दाश्त के बाहर है भूख, अब हमें कुछ भी खाने को चाहिए। अब इस भूख को मिटाने के लिए, इस भोजन की आवश्यकता को दूर करने के लिए, पूरा करने के लिए आप कुछ भी खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, आप सब्जी खा रहे हो, आप पिज्जा, बर्गर, चावल, दाल, मीट, मसाला, कुछ भी खा रहे हो, वो क्या है? वो उद्दीपक है, वो इंसेंटिव है। क्लियर है? बस यही अभिप्रेरणा का चक्र है। आपको इसी तरह से इसे याद रखना है।
एनसीईआरटी जो है उसमें अभिप्रेरणा के चक्र में 5 चीजें बताई गई हैं, लेकिन उन 5 चीजों में जो तत्व हैं अभिप्रेरणा के चक्र के वो 3 ही हैं। आइए उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आई आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता से क्या उत्पन्न हुआ? अंतर्नोद। इस लाइन को याद रखिएगा, आवश्यकता किसको जन्म देती है? अंतर्नोद को। यह प्रश्न एक बार पूछा गया है। आवश्यकता से हुआ अंतर्नोद। इस अंतर्नोद के कारण व्यक्ति उद्वेलन महसूस करता है। उद्वेलन मतलब वही असंतुलन जिसकी मैंने अभी अभी बात कही। ठीक है, उद्वेलन। इस उद्वेलन के कारण व्यक्ति क्या करेगा? इस उद्वेलन के चक्कर में व्यक्ति कोई भी लक्ष्य निर्देशित क्रिया करेगा। हाँ या ना? लक्ष्य निर्देशित क्रिया करेगा। लक्ष्य निर्देशित क्रिया करेगा तो उसको क्या प्राप्त होगी? उपलब्धि या फिर उद्दीपक। उद्दीपक अथवा उपलब्धि। और इस उद्दीपक उपलब्धि के कारण क्या होगा? आवश्यकता की पूर्ति। में कमी। बस यही बात है जो आपका मोटिवेशन साइकिल जो है उसके अंतर्गत आती है। आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपक। आइए अब डिटेल से हम अभिप्रेरणा के चक्र के ये जो तीनों घटक हैं इनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता की। तो आवश्यकता के बारे में हम क्या कहेंगे कि कमी अथवा अति की शारीरिक अवस्था जो आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से उत्पन्न होती है, जो आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से उत्पन्न होती है। इसकी अनुभूति अभाव, वंचना के रूप में होती है। अब आप कहेंगे कि सर आवश्यकता है तो फिर कमी ही होना चाहिए ना, यहां अति कैसे लिखा आपने? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्योंकि आपको जॉब की आवश्यकता है, और जॉब की आवश्यकता है इसलिए आपके पास एक तरह से जॉब की कमी है तो आप तैयारी कर रहे हो। या फिर आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर वो कई बार किसी जिम वाले के पास जाते हैं। जिम वाले को कहते हैं कि यार वजन बहुत बढ़ गया है, अब मुझे इसको कम करना है और इसलिए मुझे अपने आप को फिट करना है। तो यहां पर किसी चीज की अति के कारण उसको अभिप्रेरणा मिली। तो ये अवस्था है
जो कि आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न हो सकती है और इसकी अनुभूति अभाव के रूप में हो गई। भाई वहां पर नौकरी की कमी थी इसलिए नौकरी का अभाव था, यहां पर शरीर में वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसलिए फिट होने का या फिटनेस का अभाव है। तो अभाव तो रहेगा, लेकिन वो अभाव किसी चीज की कमी के कारण भी हो सकता है और किसी चीज के अधिकता के कारण या आधिक्य के कारण भी हो सकता है। और ये अभिप्रेरणा चक्र का पहला चक्र है, ये याद रखिएगा। आवश्यकता जो है वो अभिप्रेरणा चक्र का पहला चक्र है। अब आइए अभिप्रेरणा चक्र के दूसरे चक्र पर चलते हैं। तो दूसरा चक्र होता है हमारा अंतर्नोद। अंतर्नोद, जिसको कई पुस्तकों में प्रणोद भी कह देते हैं, कई पुस्तकों में इसे चालना लिखा गया है, कई पुस्तकों में इसे चाहना लिखा गया है। सब एक ही बात है, अलग नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ड्राइव। यह है तनाव अथवा क्रियाशीलता की वह अवस्था है जो आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। आवश्यकता के फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर जो तनाव, जो असंतुलन उत्पन्न होगा, क्रिएट होगा, वो क्या कहलाता है? अंतर्नोद। और ये अंतर्नोद ही वो ड्राइविंग फोर्स होता है, यही वो शक्ति होती है जो कि व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अभिप्रेरित व्यवहार करता है। तो यहां पर दो वाक्य मैं लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाक्य है आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। और दूसरा वाक्य, यह वाक्य डैशियल के द्वारा कहा गया एक कथन है। डैशियल कहते हैं कि अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल है। क्योंकि मैंने कहा ना, वही शक्ति है जिस शक्ति के कारण व्यक्ति अभिप्रेरित व्यवहार करेगा, इसलिए अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल है। शक्ति का मूल है। ये कभी एज इट इज डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन पूछा जा सकता है कभी भी। ठीक है, अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन दिया गया है डैशियल साहब के द्वारा। अंतर्नोद के फलस्वरूप अंतर्नोद के फलस्वरूप व्यक्ति अभिप्रेरित व्यवहार करता है। ठीक है, जो अभिप्रेरित व्यवहार व्यक्ति का है वो किसके फलस्वरूप है? वो इसी अंतर्नोद, इसी प्रणोद, इसी चालना, इसी चाहना के फलस्वरूप है व्यक्ति जो कोई भी व्यवहार करता है। तो इस बात को आप दिमाग में पूरी तरह से क्लियर रखिएगा, कंठस्थ रखिएगा कि अंतर्नोद वो तनाव है जिस तनाव के उत्पत्ति आवश्यकता के कारण होती है। याद रखिए वही एग्जाम्पल, भोजन की आवश्यकता, उसके कारण व्यक्ति में भूख उत्पन्न हुई और उस भूख के कारण व्यक्ति अब आगे प्रयास कर रहा है भोजन प्राप्त करने की। इसको आप एक मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक भी मान सकते हो कि आपने बीएड कर ली, आप देखते हो कि अपने आसपास सभी लोग सेटल होते जा रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आपको एक आवश्यकता हुई कि मुझे जॉब की तैयारी करनी। इस कारण आप काफी परेशान रहे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे एग्जाम की तैयारी करूं, क्या करूं। उस तनाव को जो आपके अंदर उत्पन्न हुआ आवश्यकता की
बदौलत वो क्या था, अंतर्नोद था। और वो जो तनाव, वो जो एक क्रियाशीलता की दशा थी, उस दशा या उस अवस्था के वजह से आपने रीट की या सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की या पटवार की या वीडियो की किसी भी एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश करी, तो ये क्या है, ये आपके द्वारा करने वाला अभिप्रेरित व्यवहार है। तो यही मैंने बात कही कि अंतर्नोद के फलस्वरूप व्यक्ति अभिप्रेरित व्यवहार करता है या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। सिंपल सी बात है। अगला जो चक्र है, चक्र का जो चरण है वो है उद्दीपन। उद्दीपन, जिसको हम कहते हैं इंसेंटिव। सिंपल सी बात है, उद्दीपन क्या है, वातावरण में उपस्थित वह वस्तु में उपस्थित वह वस्तु जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लक्ष्य निर्देशित क्रियाएं करता है, और जिसकी प्राप्ति के पश्चात आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और अंतर्नोद, अंतर्नोद मतलब वही तनाव, तनाव में कमी आ जाती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। वातावरण में उपस्थित वो वस्तु जिसे पाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है और एक लक्ष्य निर्देशित क्रिया करेगा, और जिसकी प्राप्ति से आवश्यकता पूरी हो जाएगी और आपके जो तनाव होगा उस तनाव में कमी आ जाएगी, अंतर्नोद में कमी आ जाएगी। मतलब भोजन की आवश्यकता, भूख लगी, भूख जो थी उसके कारण तनाव उत्पन्न हुआ, या भूख ही अपने आप में वो तनाव था, वो एक क्रियाशीलता की अवस्था थी। व्यक्ति ने प्रयास करने की कोशिश करी, उसने रोटी सब्जी खाई तो भूख शांत हुई, उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, आपको उद्दीपन मिल गया, और उद्दीपन मिलने के बाद आपकी आवश्यकता पूरी हो गई, यानी अभिप्रेरित व्यवहार कम होगा। फिर भूख लगेगी, फिर व्यक्ति के अंदर एक आवश्यकता जागेगी, फिर आवश्यकता जागेगी और फिर व्यक्ति प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से एक चक्र जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। यही अभिप्रेरणा चक्र है। मैंने बहुत सिंपलिस्टिकली आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करी। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, तो आप वहां पर देख सकते हैं। वहां पे कुछ और भी मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके लिए लिखे हैं, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। बहरहाल एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस लेक्चर में क्या पढ़ा हमने। मोटिवेशन लैटिन भाषा के शब्द मूवर से बना है, क्रियाकलाप में गति इसका अभिप्राय होता है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने जानने की कोशिश करी। उसके बाद हमने कुछ विशेषताएं जानी कि एक आंतरिक अवस्था है जो काल्पनिक है, व्यवहार को खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशित करती है, उत्पत्ति आवश्यकता अभाव के फलस्वरूप होती है, व्यक्ति कोई ना कोई क्रिया करेगा, उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है, फिर समाप्त हो जाती है, व्यवहार चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित होता है, अप्रिय स्थिति की ओर व्यक्ति के व्यवहार को चीज ले जा सकती है, इसके फलस्वरूप शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति और मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं की संतुष्टि होती है, अभिप्रेरणा द्वारा शीघ्र अधिगम होता है और ये एक आंतरिक अनुमानित प्रक्रिया है। हिलगार्ड का कथन है, आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक, यही तीन तत्व हैं जो अभिप्रेरणा चक्र के हैं। आवश्यकता सबसे पहला तत्व, सबसे प्रारंभिक चरण अभिप्रेरणा चक्र का, और कोई कमी या अति की वजह से एक अभाव, एक वंचना आपको महसूस होगी। उस अभाव के कारण आप एक तनाव महसूस करोगे, एक परेशानी, एक तरह की क्रियाशीलता अपने आप में महसूस करोगे। तो वो जो तनाव, असंतुलन, अभाव के कारण महसूस किया, वो क्या है? अंतर्नोद। पहले क्या है? आवश्यकता। अभाव के कारण, इस अभाव के कारण क्या आया? तनाव आया। ये तनाव, ये असंतुलन, ये क्या है? अंतर्नोद।
और इस अंतर्नोद ने आपको प्रेरित किया कि आप कुछ करो कुछ करो कुछ करो, ताकि ये अंतर्नोद शांत हो, ताकि आवश्यकता पूरी हो, और फिर आप जो चीजें प्राप्त करते हो वो आपका उद्दीपन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे ख्याल से ये चीजें आपने समझी। अगली वीडियो जो है उसमें हम बात करने जा रहे हैं अभिप्रेरकों के वर्गीकरण की। मनोसामाजिक अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक, आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक और कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किए गए मुख्य अभिप्रेरक। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, नमस्कार।